हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी खासी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो लाइव मॉक हम करा रहे हैं, ये आप लोगों की प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मॉक्स आप देते रहिए। हर सैटरडे संडे को हम आप लोगों के लिए फ्री लाइव मॉक प्रोवाइड कराते हैं। ये 7th मॉक था, ठीक है, और आपके एग्जाम तक हम कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप इन मॉक से अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं और इनका मैथ्स का सॉल्यूशन मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, बेसिक से और एग्जाम बेस्ड मेथड से भी, सो डैट कि आपको समझ में आए आपकी प्रिपरेशन में गैप्स कहाँ चल रहे हैं। अगर मैथ्स के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं या चीजें छूट रही हैं तो वो पता चलेगा। बाकी लोगों के कंपेरिजन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो पता चलेगा। तो इस वाले मॉक का मैथ्स का लेवल अच्छा था, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा हर मॉक की तरह। बाकी क्विक एनालिसिस देखते हैं कि ओवरऑल लेवल कैसा रहा, बाकी सारी चीजें कैसी रही, ठीक है। आप अगर नए हो तो आरबी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको सारे मॉक जब भी लाइव होता है उसका लिंक मिल जाता है। डायरेक्टली आप क्लिक करके मॉक अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको आरबी की वेबसाइट पे जाना है rblearning.com, उस पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां पे मोर पे क्लिक करके आपको लाइव का ऑप्शन दिखेगा। वहां पे जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। और जो एनटीपीसी जिन लोगों का एग्जामिनेशन है उनके लिए हमने एक चीज और कर दी है। एनटीपीसी में भी हमने 5 लाइव मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे हैं अब तक। वो सारे के सारे आज तक के लिए अवेलेबल करा दिए। मतलब अगर आपको कोई मिस हो गया है तो एनटीपीसी के 5 टेस्ट आप आज दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिर से अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ पेड यूजर्स के लिए अवेलेबल होंगे। और सीजीएल का, क्योंकि कल मैच भी था तो कुछ बच्चे उसमें ऑक्यूपाइड थे और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो ये आज के लिए और ओपन कर दिया है। तो आप वीडियो के बाद मतलब मैथ्स का क्वेश्चंस मत देखना अगर आपने मॉक नहीं दिया है, पहले मॉक दे लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो ये और आज के लिए आपके लिए अवेलेबल है। सीएचएसएल का, क्योंकि अब टियर 1 का रिजल्ट आ चुका है तो इसके आगे के लाइव टेस्ट अभी तक 1 ही प्रोवाइड किया। आगे के लाइव टेस्ट भी हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। इसमें 2-3 लाइव टेस्ट और दे देंगे आपको, और जो पेड टेस्ट सीरीज यूजर है उनके लिए 10 सीएचएसएल के लाइव मॉक न्यू जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। इस मॉक का अगर हम देखें तो टोटल लगभग 6000 के आसपास लोगों ने इस मॉक को अटेम्प्ट किया, जिसमें ज्यादातर लोगों का स्कोर 111 से 115 के बीच में है और एवरेज स्कोर 106.5 के आसपास दिखेगा। रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग का लेवल ऑलमोस्ट मॉडरेट साइड कह सकते हैं कि भाई 40 एवरेज स्कोर गया है, मीडियन स्कोर 42 गया है। मतलब 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स चैलेंजिंग होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, बाकी सारे इजीली डुएबल थे। जीके की बात करें, इसका लेवल मॉडरेट था आपका, 17 एवरेज स्कोर गया है, मीडियन स्कोर भी 17 गया है। और 40 प्लस सिर्फ 58 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया, 25 प्लस सिर्फ 1275 लोगों ने स्कोर किया। अगर अच्छा स्कोर देखा जाए इस पर्टिकुलर मौके में जीके में तो वो होगा 25। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो दैट्स अ गुड स्कोर। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में अच्छा स्कोर 46 के अराउंड होगा, 45-46। इसके बाद अगर मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा था, एवरेज स्कोर सिर्फ 22.2। अगर आप ध्यान देंगे तो आपने सिर्फ 22 एवरेज में जा रहा, मतलब एक बच्चा ऑन एन एवरेज 25 में से सिर्फ 11 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है कि क्या सारे क्वेश्चन मुश्किल थे, या आप फिल्टर कर लेते अगर क्वेश्चन कि 25 में से चलो मुझे सारे नहीं करने, लेकिन जहां मैं फंस रहा हूं मैं वो क्वेश्चंस करूंगा, तो भी आप देखते हैं यहाँ पे कि लगभग आप 30 तक तो इजीली, मुझे लगता है कि बच्चा 15 क्वेश्चन तो इजीली फिल्टर कर सकता था। रीजनिंग का भी लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, तो आपने मैथ्स के लिए मिनिमम 25 मिनट तो बचाए होंगे। 25 से 30 मिनट के बीच में आपने मैथ्स के लिए बचाए होंगे। क्या 15 क्वेश्चंस भी डुएबल नहीं थे? अगर 15 भी ठीक ठाक आप स्कोर कर देते तो आपका जो स्कोर है वो मैथ्स में यहाँ पे चला जाता कितना, 30 के आसपास। तो वो एक ठीक ठाक स्कोर हो जाता। मतलब अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो मिनिमम आपको यहाँ पे 35 अच्छा स्कोर माना जाएगा, 35 प्लस। कुछ बच्चे ऐसे भी जो 50 में से 50 लेके आए हैं, ठीक है, जिनकी मैथ्स के प्रिपरेशन का लेवल बहुत अच्छा है, तो उन्होंने सारे कर दिए। कुछ बच्चे 48 या 48 प्लस जिसमें एक ही क्वेश्चन की गुंजाइश बची, वो हमारे पास यहाँ पे 50 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये देखिए अपनी कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का एनालिसिस करेंगे तो इंग्लिश का लेवल भी यहाँ पे ये मॉडरेट साइड ही रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे लोगों का स्कोर कितना कितना आया, 42 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 918 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास। तो सेफ स्कोर इसका 42 के अराउंड लगभग रहेगा मैथ्स इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम सारी चीजों का कंबाइंड एनालिसिस करें तो एवरेज स्कोर जो लोगों का बना है वो 112 बना है। स्टार्टिंग में 106 दिख रहा था, कुछ बच्चे मॉक पे क्लिक करें छोड़ देते हैं, है ना, तो उन्हें हटाया फिर। तो एक्चुअल जो एवरेज निकल के आया वो आया 112, और जो मीडियन निकल के आया वो मेरे पास 114.5 मार्क्स निकल के आया। और लोगों के स्कोर कितने कितने हैं, जैसे 150 प्लस 405 लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉक में स्कोर किया है, 140 प्लस 891 लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है, 130 प्लस 1226 लोगों ने स्कोर किया है। इस तरीके से आप कंप्लीट डेटा देख
सकते हैं। ठीक है, अगर आप परसेंटाइल देखना चाहें तो लोगों की कितने मार्क्स पे कितनी कितनी परसेंटाइल चल रही है, उसका भी आपको यहाँ पे फिलहाल आइडिया लग जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर मॉक की बात करें, जो सेफ स्कोर अभी के हिसाब से मुझे लगता है वो लगभग यूआर से 130 के अराउंड होगा, ओबीसी से 123 के अराउंड, ईडब्ल्यूएस से 120, एससी से 108 और एसटी से 99। मॉक टू मॉक चीजें डिफर करती हैं कि भाई क्या परसेंटाइल होना चाहिए, क्या बाकी की सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी मॉक लेवल। जैसे इस पर्टिकुलर मॉक में सारी चीजें हमारी मॉडरेट साइड थी और मैथ्स हमारा डिफिकल्ट साइड था, तो इसलिए इस मॉक का जो स्कोर है, जो मुझे लगता है कि अगर आप इतना इसको रियल एग्जामिनेशन में कर दें तो थोड़ा सा टफर साइड ये मॉक चला गया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं कि आप प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अभी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा जो जिनकी तैयारी अच्छी वो ज्यादा लोग मॉक दे रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। जब जैसे जैसे बिगिनर्स बढ़ेंगे तो परसेंटाइल ज्यादा लानी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए, सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए। अगर अभी तक 7 मॉक हुए हैं आरबी के, 7 मॉक का आप एनालिसिस देखें तो कुछ इस तरीके से है। हम कोशिश कर रहे हैं हर मॉक में वैरायटी आपको मिलने की रहे, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल कभी एक ही सेक्शन इजी आ रहा है, एक ही सेक्शन डिफिकल्ट आ रहा है। जैसे आप देखेंगे लास्ट 5 और 6 में जीके का डिफिकल्ट था, इस बार जीके मॉडरेट हो गया, उससे पहले जीके मॉडरेट चल रहा था। रीजनिंग लगभग मॉडरेट साइड ही रहता है, कई बार थोड़ा सा बेटर लेवल स्टार्टिंग के मॉक में था। ऐसे ही मैथ्स में भी आप देखेंगे कभी सबसे पहला मॉक का लेवल अच्छा, फिर थोड़ा इजी मॉडरेट साइड इजी साइड, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर मॉडरेट साइड और फिर डिफिकल्ट साइड। तो वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। इंग्लिश में भी आप वेरिएशन देखेंगे और ओवरऑल एवरेज देखेंगे कि हमारे पास लगभग स्कोर में कितना कितना लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा है, और उसके बाद मीडियन और कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर। ये सारे मॉक्स अगर आपको देने हैं तो आप आरबी की पेड टेस्ट सीरीज टियर 1 की, जो सिर्फ 199 में, जिसमें 50 मॉक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टोटल, लाइव प्लस मिड मिला के, और उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, कैलकुलेशन बूस्टर टेस्ट, बेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें लाइव मॉक्स में जाके ये पुराने मॉक्स भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो अलग से पेड मॉक्स हैं वो भी हमने 15-16 तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी दे सकते हैं साथ के साथ। और बाकी ऐसे एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज, सीजीएल मेंस की, और ये सीजीएल मेंस वाली जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर सीएचएसएल मेंस के भी टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अगर आपने ये ले रखी है तो सीएचएसएल मेंस के लिए अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही बाकी सेक्शंस की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आरबी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, और इन सारे टेस्ट का एक्सेस आप पा सकते हैं। और अगर ये सारे के सारे टेस्ट आपको एक सिंगल प्लान में देने हैं तो आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ के आप ये सारे टेस्ट दे पाएंगे। 16 मार्च से न्यू टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट होगा, लास्ट इससे पहले वाला 16 फेब से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर डेली बेसिस पर आपको टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे सीजीएल 2026 को टारगेट करते हुए, जिससे मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, मैक्सिमम चीजें आप रिवाइज कर पाए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए, और अपने वीक एरिया को समझ के काम करके अपने सिलेक्शन का रास्ता आसान बना पाए। और कंप्लीट तैयारी के लिए ऑफिसर बैच है, जिसके अंदर कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहती है। मैथ्स के लिए मैथ्स स्पेशल बैच अवेलेबल है, मैथ्स 3.0, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप क्लासेस देख सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चंस एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस मॉक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन में कहता है ए एक काम का 4/9 हिस्सा 16 दिन में करता है। तो आप कहते हैं सर 4/9 वर्क कितने टाइम में? 16 डेज में। अगर मैं 4/9 का रिवर्स करके इधर मल्टीप्लाई कर दूं 9/4, तो टाइम भी आपका यहाँ पे 9/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप देखेंगे टोटल वर्क मेरा कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, 4 से 16 को काटा तो 4 × 9 36 डेज। तो हम जनरली जब भी इस तरह का सवाल होता है कि भाई इतना पार्ट मैंने इतने दिनों में करा, उसका रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 16। 4/9 दे रखा था तो 9/4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 × 9 36 डेज में पूरा कर सकता है। आगे कहता है क्वेश्चन में बी इसी काम को 2/3 करता है 20 डेज में, तो पूरा काम 20, 2/3 का रिवर्स 3/2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। दोनों ने साथ मिलके 6 दिन तक काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बी ने कंप्लीट किया। तो बी ने कितने टाइम में बचा हुआ काम कंप्लीट किया ये बताना है। जब भी अगर टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 180, कितने टाइम? 5 टाइम्स, और यहाँ से 6 टाइम। कंबाइंड एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम,
तो 11 6 दिन तक दोनों ने साथ मिलके काम किया तो 66। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया भाई मेरे पास 114। ये किसने किया? बी ने अकेले किया। रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय बी की एफिशिएंसी, ये आ गया बी का रिमेनिंग वर्क का टाइम और ये वाली वैल्यू हो गई 19। क्वेश्चन खत्म। चलें आगे, वेरी इजी। अगला सवाल हमारे पास क्या था? एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ABC कुछ इस तरीके से कि D AB के ऊपर एक पॉइंट है और E और F BC के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। आगे हमें दे रखा है कि भाई DF ये वाली वैल्यू पैरेलल है AC के, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के पैरेलल है, इस लाइन के। तो हमें बताना है अगर BE मेरे पास 8 है, CF मेरे पास 6 है, तो बता दो EF का मान क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या। इस तरीके का सवाल जब भी आपको दिख जाए फिगर से समझ में आ जाएगा ये इस टाइप का जा रहा है। इसमें जनरली क्या होता है, ये वाली लाइन एक लाइन इसके पैरेलल और एक लाइन इसके पैरेलल, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा होता है। इसमें आपको ऑब्जर्व क्या करना और डायरेक्ट ट्रिक क्या है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। ऑब्जर्व ये पैटर्न करेंगे आप, भाई कौन सी लाइन है जिसपे वर्टिसेस, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी लाइन सिंगल है, कुछ नहीं आ रहा है इसके ऊपर, बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, इसमें एक पॉइंट आ रहा है। ये वाली लाइन है इसके अंदर 2 पॉइंट है, तो जिस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपके पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा अपनी वर्टिसेस के अलावा, वो लाइन को हमने पकड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे मेरे पास जो पहला पॉइंट आएगा यहां से लेके यहां तक, मैं पहले पॉइंट तक गया, ये दूरी आई 6, और इससे आगे का पूरा लिख दो एक साथ। आगे का पूरा कितना है? 2 पॉइंट है ना, इन दोनों का सम लिख दो 8 + x। ऐसे ही आप फिर क्या करो, अब इस पॉइंट पे मूव कर जाओ, तो यहां से ये और इससे आगे का रेशियो, ये x है और यहां पे 8, ये क्या होता है भाई, इक्वल आता है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। अब ये चीज कैसे हुई, कैसे करा, वो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। देखो अगर हमको लाइंस पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, तो आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम पढ़ते हैं, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी क्या है, एक पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस बड़े ट्राइंगल में अगर मैं लगाऊंगा तो आप कहेंगे दिस साइड BD बाय AD, या फिर AD बाय BD, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या इसके बराबर होगा BF डिवाइडेड बाय BD, है ना। CF क्या हो गया 6, और ये वाली दूरी क्या हो गई मेरे पास 8 + x, यही है। और ऐसे ही अगर मेरे को दूसरी लाइन जो पैरेलल दे रखी थी ये और ये दे रखा था, है ना, तो इससे ये ट्रायंगल बनेगा। आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी लगाओगे तो अगेन AD बाय DB ये किसके बराबर हो जाएगा, आप यहाँ पे कहेंगे सर ये वाली दूरी और डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी, तो ये x बाय 8 के बराबर हो जाएगा। सोल्व करके x का मान बताना है। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, वो हम बनाना नहीं चाहेंगे। तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं ऑप्शन में से, जैसे 12 रखा आके x की जगह, तो ये मेरे पास इधर तो आएगा 3/2 और इधर आएगा मेरे पास 6/20 3/10, इक्वल नहीं है। फिर मैंने 8 रखा तो इधर आएगा 1 और इधर मेरे पास 6/16 3/8, ये भी गलत है। 4 रखा तो 1/2, यहाँ पे 4 रखा तो 12 6/12 1/2, क्या इक्वल आ गए। तो यही मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। कहां से स्टार्ट करो, जब भी इस तरह की फिगर दिख रही हो आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपनी फिगर को बना के। आपको फिगर जब बनेगी तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से हमारा काम चल रहा होगा, ठीक है। चलें आगे। ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा हायर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट इसके अंदर पूछा गया है। अब चाहो तो आप इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, जिन लोगों ने हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, वरना हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा के किया जा सकता है। अब जैसे अगर बेसिक से करना हो, आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरे पास क्या है, 2 वेरिएबल है A और B, है ना। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन नहीं है, कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 0 इक्वेशन है। तो दोनों वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करनी चाहिए 4 ऑप्शन, वही रिजल्ट आएगा। बट हम ध्यान रखेंगे बट डिनोमिनेटर में 0 ना बन जाए। जैसे कई बार हमारे दिमाग में आता है भाई यहाँ पे A और B है और यहाँ पे सिर्फ A है, तो B को 0 कर दो। लेकिन B को 0 करने में दिक्कत क्या है, जैसे ही आप देखेंगे
तो ये मेरे पास कोस है 2 कोस है और -2 कोस है, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में 0। तो ये काम नहीं करेगा, बी को 0 नहीं बना सकते। आप ऐसा कर लो भाई, ए को 60 रख लेते हैं और बी को अपन क्या कर लेते हैं, बी को 30 कर लेते हैं। इस फॉर्म में करके देखो कि आपका काम चल जा रहा है क्या, क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कोई कंफ्यूज, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही करने में। फिर आप चारों ऑप्शन से मैच कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा 60 और 30 में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ए प्लस बी करेंगे आप, ए और बी को इक्वल बना सकते हो आप, ए और बी दोनों को 30 ले लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना। इट विल बी मोर इजियर अगर आप ए और बी दोनों को 30 ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 60 बन जाएगा, ठीक है। साइन 60 √3/2, फिर -2 इंटू 1/2, 1 बचेगा। फिर इधर cos 60 का मान 1/2, ये मेरे पास cos 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर cos 30 का मान √3/2, तो मतलब माइनस का √3 ये बचेगा। ये सोल्व करना, फिर उधर वैल्यू निकालोगे इंडिविजुअली, है ना। फिर यहाँ पे सोल्व करोगे, फिर चार ऑप्शन से मैच करोगे। स्टिल बल्कि टास्क है, इतना बहुत ज्यादा इजी नहीं है, और कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है जिसमें हमें दिक्कत आए। तो इसके लिए बेस्ट मेथड हमारे पास यही है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं और अपना आंसर निकालें। जैसे हमारे पास sin x प्लस sin y होता है 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो क्या मैं x को a प्लस बी मान लूं और y को a माइनस बी मान लूं, तो जब जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे तो जब इन दोनों का सम करूंगा तो 2a बचेगा डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या ये मेरे पास यहाँ पे 2 sin a, और इधर करूंगा तो x माइनस वाई तो 2b/2, ये cos b बचेगा मेरे पास। तो ये वाली वैल्यू इन दोनों को सोल्व करके मेरे पास मिला 2 sin a cos b, और माइनस में 2 sin a उसे तो कुछ छेड़ नहीं सकते, डिवाइडेड बाय। अब ऐसे ही इधर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला ये है, अगर x को a प्लस बी और y को a माइनस बी रखा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 cos a cos b माइनस में 2 cos a। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूं किसे, 2 sin a को ऊपर कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी cos b माइनस 1, और नीचे अगर क्या ले लूं 2 cos a को कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी यहाँ पे cos b माइनस 1। आप देखेंगे ये वाला पार्ट ये कट गया, sin a बाय cos a क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे tan और cot की फॉर्म में दे रखा है, तो tan a, एक tan a मेरे को यहाँ पे मिल गया, और इसके मल्टीप्लीकेशन में यहाँ से कुछ आएगा। हालांकि आगे जाके भी हो सकता है कुछ कटा जाए, वरना मेरे को दिख रहा है कि tan a की फॉर्म में आंसर आ सकता है। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, बट श्योरिटी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में रिस्क हम लेते नहीं है ज्यादा बड़े। इधर सोल्व करेंगे तो cos a माइनस cos b, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये होता है -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, ये कुछ इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस cos 7a माइनस cos 5a, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, बड़े में से छोटा। अब ये वाली वैल्यू माइनस cos x माइनस cos y होता है मेरे पास -2 sin x प्लस y/2, 7 प्लस 5 12/2 डेट इज 6 है, और x माइनस y/2 तो 2a/2 डेट इज a, ये आएगा यहाँ पे ये। ऐसे ही इधर sin x माइनस sin y का फॉर्मूला आपको पता है 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2, तो 2 sin 6a2 cos 6a sin a। आप देखेंगे sin a से sin a कट गया, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin 6a बाय cos 6a, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास tan 6a। तो tan a इंटू में tan 6a, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लास्ट में करने वाला सवाल साथ के साथ आपको छोड़ना, इस तरह का सवाल लंबा लगे। ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया था। अब इसे सोल्व करने में भी टाइम लगता है, कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वही कर पाएगा। आपको देखने में बेसिक लगेगा बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, आप लास्ट के लिए छोड़ सकते थे। कैसे सोचते हैं एग्जामिनेशन में वो देखेंगे। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है की पावर 1/3 है, b प्लस सी की पावर 1/3 और c प्लस a की पावर 1/3, ठीक है। मेरे को a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बताना है। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट अगर मैं इधर लेके जाऊं तो a प्लस b की पावर 1/3 प्लस b प्लस c की पावर 1/3 प्लस c प्लस a की पावर 1/3, क्या ये मेरे पास 0 के बराबर आ गया? अगर ये मेरे पास 0 के बराबर है
क्या मैं इस पूरे पार्ट को अगर a मान लूं, इस पूरे पार्ट को b मान लूं और इस पारे पार्ट को c मान लूं, तो क्या a प्लस बी प्लस सी मुझे 0 दिख रहा है? हमें कहीं ना कहीं भाई इनमें से ये 1/3 पावर तो हटानी है, मेरे को तो बल्कि क्यूब में जाना है। यहाँ 1/3 है तो पहले क्यूब करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर? क्या ये 3abc हो जाता है? तो इनका क्यूब करेंगे तो a प्लस बी 1/3 का होल क्यूब क्या आएगा? a प्लस बी, फिर यहाँ पर आएगा b प्लस सी और यहाँ पर आएगा c प्लस यही आएगा। और ये किसके बराबर? 3abc। 3 a ये है पावर 1/3, b ये है इसकी भी पावर 1/3, c है पावर 1/3। तो अगर पावर सेम होती है तो पावर बाहर आ जाती है और बाकी जो बेसिस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आएगा a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। क्या यही वैल्यू बनेगी? अच्छा अभी भी मेरी काम बन गया क्या? अगर मैं इसका सम करूं तो ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी है और अगर 2 को उधर ले जाया जाए तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास क्या हो जाएगा? 3/2। और इस वाले पार्ट को फिलहाल मैं क्या मान लेता हूँ? कैपिटल X से डिनोट कर लेता हूँ कि भाई ये मेरा x के बराबर है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा बचाने के लिए। ये क्या है? a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। अब यहाँ पे मुझे फिर से क्यूब चाहिए तो मैं इस पूरे का अगर क्यूब कर दूं और इधर भी क्यूब कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? और इसकी पावर 1/3 अंदर ये 1/3 है। ठीक है, इस वाले पार्ट को x माना है, सिर्फ पावर को नहीं माना। तो आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने? अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसका क्यूब करूंगा 27/8 आएगा और यहाँ पे मेरे पास पावर 1/3, 3 करेंगे तो हट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ x। और ये वाला पार्ट भी मेरे पास क्या है? क्या ये भी x है? इसे यहाँ पे इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास 20, ये वाला जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगा? 27/8 माइनस में 3, ये x तो कॉमन था, ये x एज इट इज। तो 8 3 क्या 24, इसमें से घटाया तो 3/8। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपके दिमाग में ये चीज भी हो सकती है सर इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से ट्राई करके देख लेते। मेरे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का मान कुछ भी मान लो और आंसर आ जाए। ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ये मुश्किल बन सकता है अगर आप 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मानेंगे। ठीक है, चीजें सिंप्लीफाई हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या बनता है। मान लो मैं b और c को 0 कर देता हूं। ठीक है, b और c 0 करके बाद बनेगी फिर तो ये a क्यूब a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा और a की पावर चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, b को और c को क्या कर दिया 0। तो मेरे पास जो मुझे निकालना है वो क्या बचेगा भाई? a क्यूब बचेगा। इधर देखूं मैं b और c को 0 कर सकता हूँ कि अगर b को 0 कर दिया तो a की पावर 1/3 बचा। यहाँ पे b और c 0 हो गया तो ये 0 ही आएगा। और ये मेरे पास c को 0 कर दिया तो माइनस a की पावर 1/3 आया। तो मतलब b और c को मैं 0 भी नहीं कर सकता। अगर b और c को यहाँ पे 0 करूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो वैल्यू मैं मान रहा हूँ वो गलत है। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप वैल्यू पुटिंग भी करोगे, कुछ और वैल्यूज रखो देखोगे तो पावर 1/3 में और ज्यादा फंसने वाली बात है, तो ये वर्क नहीं करेगा। हमें बेसिक से करना ज्यादा सुटेबल रहेगा। वैल्यू पुटिंग में हो सकता है कुछ वैल्यूज ऐसी हो जिसपे सिंप्लीफाई हो जाए, बट टाइम वेस्ट क्यों करना। देखो कहता है हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमने उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया और सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2 साल का वो 840 और सिंपल इंटरेस्ट बना 800 है। सेम रेट पे दिया था, प्रिंसिपल भी सेम था, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बेसिस पे लगाया गया है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आप कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट को पकड़ लिया करो ऐसे सवालों में। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर मेरे पास 800 है तो 1 साल का कितना होगा? आप कहेंगे सर ये हो गया 400। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल कुछ भी रहा हो उस पर रेट लगाया होगा मैंने, तो ब्याज लगाने के बाद 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला 400। दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम ही रहता है तो ये 400 होगा, टोटल 800 हो गया।
कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला मुझे 840। वो कब होगा, कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट? आप कहेंगे सर पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है। जब दूसरे साल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं और हम जो इंटरेस्ट मिला उस पर भी इंटरेस्ट लगाते हैं। तो इस पे इंटरेस्ट लगा तो इतना ही आया, लेकिन 400 पे इंटरेस्ट लगेगा तो कुछ वैल्यू बनेगी और ये मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे कितना दे रखा है 840, यहाँ पे 800 तो यही है, तो रह गया कितना 40। तो भाई ये इस पे अगर R% का ब्याज लगाऊंगा तो इतनी वैल्यू बनेगी। तो आप कहेंगे सर 400 का R% 40 के बराबर है। R% मल्टीप्लाई करने का मतलब है परसेंटेज से तो 2 जीरो कट जाएगी, मेरे पास 4 इंटू आर किसके बराबर 40 के बराबर आ गया और R का मान आ गया 10। तो रेट कितना हो जाएगा मेरा 10%। दूसरा तरीका मेरा क्या होता है, आप कहते हैं आपको दिख रहा है भाई 400 का कितना परसेंट है 40, 10% है ऑब्वियसली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। चलें आगे। ऐसे फॉर्मूले की इस तरह याद करने की जगह बेसिक से अगर आप चीजों को समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब उसी तरीके का सवाल जैसे हमने पहले किया, क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, बड़ा ट्रायंगल बना दिया। डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया मेरे पास ए बी के। डी पॉइंट है किस पे, ए सी पे, और ई पॉइंट है मेरा बी सी पे। एफ एक पॉइंट है सी और डी के बीच में, कुछ इस तरीके से। कुछ आगे दे रखा है कि भाई ई एफ ये वाली वैल्यू भी पैरेलल हो गई किसके, बी डी के। तो हमें बताना है अगर ए डी मेरे पास 12 है, डीसी मेरे पास 8 है, तो आप बता दो सी एफ का मान क्या होगा। ये एक्स मान लेते हो, ये वैल्यू बता दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई आप जब भी इस तरह का सवाल हो सबसे पहले ये वाली साइड देख लो, बड़े वाली। आप देखेंगे यहाँ पे बड़े वाली साइड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जिसपे ज्यादा मेरे पॉइंट आ रहे हूं, ठीक है। उसमें अगर आपको फंडामेंटली सोल्व करना है तो ये वाला पोर्शन आपको, अगर आप इसे 2 ट्रायंगल में बांटे इस पूरे को, ये मिडल वाली लाइन से, यहाँ पे तो मल्टीपल 3 ट्रायंगल छोटे छोटे आ रहे हैं, यहाँ बड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो जहां एक सिंगल ये खाली स्पेस आपको बड़ा सारा दिख रहा है। आप कहेंगे सर दिस डिवाइडेड बाय पूरा, ये 12 है, डिवाइडेड बाय 12 से ये पूरा नीचे का कितना है 8, ये किसके बराबर होगा, आगे बढ़ जाओ, अब यहां से यहां तक पहुंच चुके हो। दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस एक्स हो जाएगी, ये पूरा 8 था तो 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स। खत्म। सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स का क्या मान रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकल जाएगा यहाँ पे तो मेरे ख्याल से, है ना, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। तो ये आ गया मेरे पास 3 और ये वाली वैल्यू आ गई 2, 3x और 2x 5x इधर हो जाएगा, ये हो गया 16 के बराबर, 2 इंटू 8, एक्स का मान 3.2। चले आगे। ध्यान रख लेना, देखो चीजें चेक कैसे करते हैं, आइडेंटिटी भी कैसे बनती है। यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ये आपको पता है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल बनेगा एक, इस पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके और इसके बराबर। फिर आप जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें लगाएंगे तो आप फिर से देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो इसके और इसके बराबर है, इन्हें इक्वेट कर दिया हमने। x का मान 7 + 4√3 है तो √x - 1/√x बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखते हैं भाई अगर ये a + b की फॉर्म में है x, तो चेक करते हैं a² - b² 1 है क्या। आप देखेंगे इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 49 - 48 बनेगा ये, तो 1 आएगा। अगर ऐसा होता है तो x + 1/x क्या हो जाता है, अगर x a + b है तो ये 2a हो जाता है, मतलब 2 इंटू में यहाँ पे कितना 7, ये 14 हो जाता है ना। करना चाहो तो बेसिक से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/x करोगे तो 1/7 + 4√3 रेशनलाइज कर दोगे और सोल्व करके आपको 7 - 4√3 मिल जाएगा, और इन दोनों का सम कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, √x - 1/√x चाहिए, तो मतलब इससे और पीछे की साइड जाना है, हमें रूट लेना है इस पे, और यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या मैं यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2 कर दूं तो मेरे पास ये किसका स्क्वायर बनेगा, आप कहेंगे सर √x - 1/√x का ये क्यों होल स्क्वायर है, और इधर ये किसके बराबर 12 के बराबर। अगर रूट ले दूंगा तो √12 ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2√3 हो जाएगा, ठीक। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आना चाहिए, है ना,
क्योंकि नेगेटिव भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे रीजन है। आप देखेंगे ये, आप ये तो कहोगे सर ये पॉजिटिव है और ये भी अपने आप में पॉजिटिव होगा, रूट एक्स, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी पॉजिटिव मानेंगे। आगे x का मान क्या मेरा 1 से बड़ा है? अगर x मेरा 1 से बड़ा है तो मैं कह सकता हूं 1/x क्या होगा, 1 से छोटा होगा, x को उधर ले गए, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1/x हो गया। अगर x ग्रेटर देन 1/x है तो मैं कह सकता हूं रूट x भी बड़ा होगा 1/√x से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से, और अगर बड़ी हो गई तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी रहती हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या कहता है कि भाई मेरे पास क्या है, 12 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा 46। लंबे स्टेटमेंट वाले लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। अगर हम बात करते हैं पहले 4 नंबर की तो उनका एवरेज 41 है, उसके अगले 5 नंबर की बात करते हैं तो 48 है, फिर 4 और 5 9 नंबर हो गए, यहाँ पे 12 नंबर है, तो बचे 3 नंबर, कौन सा, 10वां 11वां और 12वां नंबर। कहता है कि जो 10वां और 11वां नंबर है वो 12वें नंबर से 4 और 6 ज्यादा है, तो 12वें नंबर को x मान लिया, तो 10वां नंबर 4 ज्यादा और 11वां नंबर 6 ज्यादा, कुछ ऐसे ही होगा। अब यहाँ 4 नंबर थे, यहाँ 5 नंबर थे, ये तीनों एक एक नंबर की बात कर रहा हूं, तो ये है। तो एक तरीका तो ये होगा कि भाई आप क्या कर लेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज इक्वल होगा, मतलब 12 संख्याओं का अगर एवरेज 46 है तो सम क्या हो जाएगा सभी ऑब्जर्वेशन का, 12 into 46। इधर 4 का 41 है तो 4 into 41, 5 into 84, 1 into this, 1 into this and 1 into this, इन सबको सम कर दोगे, वेट करके आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो x की। हमसे x का मान भी नहीं पूछा, हमसे पूछा एवरेज बता दो 10th और 12th नंबर का, तो ये 10th नंबर है, ये 12th नंबर है, इनका एवरेज निकालेंगे, सम करो 2x + 4 डिवाइडेड बाई 2, x + 2, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल बेसिक से निकाला जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यूज करते हैं डेविएशन कंसेप्ट जिससे कि हम अपना टाइम बचा सकें। डेविएशन में भी हम क्या करते हैं, पार्शियल डेविएशन करते हैं। इसमें पार्शियल डेविएशन का मतलब ये कुछ वैल्यूज पे डेविएशन लगाएंगे, कुछ वैल्यूज पे नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे समझो। जैसे हमारे पास ये 12 है ना, क्या मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूं? हम जब एवरेज करते हैं, एवरेज का पर्पस ही सिर्फ इतना सा होता है कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इंडिविजुअली इनका मान कुछ भी हो, अगर सारी वैल्यूज मेरी बराबर हो जाती 46 के तो भी मेरे पास एवरेज यही आता, और ये अलग अलग वैल्यूज हैं तब भी मेरे पास एवरेज क्या आ रहा है, 46 ही आ रहा है। तो मैंने कहा भाई नो वैल्यूज का मैं मान लेता हूं, भाई मेरे पास नो वैल्यूज को 46 मान लेता हूं, बाकी की 3 वैल्यूज को भी 46 मान लेता हूं, और यहाँ पे इंडिविजुअली सारी वैल्यूज है। अब मैं डेविएशन कितनी वैल्यूज पे लगाऊंगा, मैं नो वैल्यूज पे डेविएशन लगाऊंगा। आप कहेंगे सर मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया अपना 46, तो डेविएशन क्या आएगा मेरे पास, आप कहते हैं सर जो वैल्यू होती है उसमें से एज्यूम्ड मीन को 46 को घटाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे डेविएशन आएगा 0। हाँ, इसमें मैं डेविएशन नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ नो वैल्यूज पे डेविएशन लगा रहा हूं। 4 और 5 क्योंकि एवरेज के आसपास है, तो 41 में से 46 को घटाऊंगा तो यहाँ पे डेविएशन -5 का आएगा, 48 में से 46 को घटाऊंगा तो +2 का। लेकिन टोटल डेविएशन ये तो इस वैल्यू पे है, यहाँ पे कितनी वैल्यू जो ऐसी 9 है, तो 9 into 0 ये 0 होगा, ये 4 into 5 -20 होगा, और 5 into 2 -10 होगा। क्या मेरे पास ये डेविएशंस निकल के आए? जिन वैल्यूज पे डेविएशन नहीं लगा रहे हैं उन्हें एक्चुअल की फॉर्म में लेना है, तो 3 into में 46 ये एक्चुअल रह गया, इस पे मैंने डेविएशन नहीं लगाया। इन तीनों वैल्यू पे डेविएशन नहीं लगाया तो एज इट इज सम कर दो। आप कहेंगे सर 3x + 10, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। बस ध्यान हमेशा ये रखिए जितने वैल्यू पे इधर डेविएशन लगा रहे हैं उतने पे उधर लगाना पड़ेगा, और बाकी वैल्यूज आप छोड़ सकते हैं डेविएशन लगाए बिना। अगर इतना हो गया तो क्वेश्चन कितना ज्यादा सरल हो गया मेरा ये। आप अब तो इसमें डायरेक्टली कर पाएंगे, जैसे 10 + 10 20, 20 से 20 एलिमिनेट हो गया। 3x मेरा 3 into 46 के बराबर, 3 से 3 कट गया, x का मान आ गया 46, और x + 2 कितना आ गया, 46 + 2 दैट इज 48। डन है, चलें आगे। कहता है एक ट्रेडर गेहूं खरीदता है 40 रुपए पर किलो के हिसाब से, 10% वेस्ट हो जाते हैं स्टोरेज सही से ना होने के कारण, और वो रिमेनिंग को कुछ इस तरीके से बेचना चाहता है कि उसे ओवरऑल पे 35% का मुनाफा हो। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए पर केजी का? तो आप कहेंगे सर मान लो उसने टोटल के क्वांटिटी गेहूं की खरीदी, 1 किलो की कीमत 40 है, तो उसने इतना रुपया पे किया होगा, ये होगा को कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल पे कमाना कितना चाहता है, 35%, तो इसका 135 डिवाइडेड बाय 100
क्या ये इसका टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा जितने पे वो बेचना चाहता है अपने आर्टिकल को। अब हमें बताना है पर केजी का प्राइस क्या हो। तो मैं मान लेता हूं जो टोटल क्वांटिटी बेचनी है वो क्यों है, तो क्या ये मेरे पास पर केजी सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और टोटल क्वांटिटी कितनी बेचेगा वो, 10% तो खराब हो गई। टोटल क्वांटिटी हमने माना था भाई उसके पास है के, 10% खराब हो गई तो 90% ही तो बेचेगा, तो इतनी क्वांटिटी उसके पास है, तो पर किलो की कीमत निकल जाएगी, टोटल प्राइस और क्वांटिटी। के बस समझाने के लिए लिया था, आप देखोगे के से क्या एलिमिनेट हो जाएगा मेरा, ये जीरो से ये जीरो गई, ये जीरो से ये जीरो गई, 9 से काटूंगा 135 को तो 15, और 15 इंटू 4 क्या होता है 60। चले आगे, सीजीएल 2024 पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगला सवाल मेरे पास, दो बिजनेसमैन है ए और बी जो 3:7 में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि 20% पैसा रीइन्वेस्ट कर देंगे प्रॉफिट का बिजनेस के अंदर ही, और रिमेनिंग प्रॉफिट को अपनी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे। ए का प्रॉफिट दे रखा है 54,000, तो हमें बताना है टोटल बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा। मैं मान लेता हूं टोटल बिजनेस का प्रॉफिट है 100%, तो 20% तो भाई क्या कर लिया, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना 80% जो आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:7 जिसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, तो 10 रेशियो किसके बराबर, 80% के बराबर, तो 1:8% के बराबर। ए का प्रॉफिट हमें दे रखा है 3 रेशियो, तो 3 इंटू में 8% 24% किसके बराबर हो गया, 54,000 के बराबर हो गया। हमसे पूछा टोटल प्रॉफिट बता दो, टोटल प्रॉफिट कितना है 100%। 100% का मान कैसे निकलेगा, कुछ काटना है कि यही काट लो। आप कहेंगे सर 6 से काट लो, 4 जा और ये 9 जा, 4 में किससे करूं, 100 आ जाए 25 से, तो 9 में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 225, और उसके बाद तो बस जीरो ही है। लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखो। चलें आगे, अगला सवाल फिगर बनी हुई है बट खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर हमारे पास O है, और इस पे एक टेंजेंट जा रही है डेट इज PAQ। तो मैंने जो कि A पॉइंट पे टेंजेंट है, तो PAQ कुछ इस तरीके की टेंजेंट बना दी। AB कोड है कुछ इस तरीके से कि BAQ x डिग्री है, तो A पॉइंट ये रहा, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं B, और BAQ ये हो गया x डिग्री। फिर कहता है सी मेजर आर्क पे पॉइंट है। देखो अगर ए बी एक कोड है तो उसकी दो आर्क बनती है, एक बड़ी आर्क एक छोटी आर्क। ये माइनर आर्क छोटी आर्क कहलाती है, बड़ी आर्क होती है। तो सी एक पॉइंट है हमारा, सॉरी सेंटर ओ था, सेंटर सी नहीं था, तो सी पॉइंट हमारा एक यहां पे है कुछ इस तरीके से कि एंगल ए सी बी हमारे पास y डिग्री है। तो इसको इससे मिला दो, इसको इससे, तो ये हो गया y के बराबर। अच्छा, क्या इस फिगर को देख के आपको समझ में आ रहा है कि x और y बराबर होंगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये टेंजेंट जा रही है, ये कोड है। हम पढ़ते हैं भाई कोड पे, जो टेंजेंट कोड पे एंगल बनाती है वो मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं उसके बराबर होता है। तो ये x और ये y, तो ये x के बराबर ही होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। आगे बढ़ते हैं, एंगल ABO 26 डिग्री दे रखा है, ABO ये वाला कौन है 26, तो हमें बताना है x प्लस वाई का मान क्या होगा। कैसे सोल्व कर सकते हैं, अच्छा आप देखिए फटाफट से, मेरे को क्या पता है ये सेंटर और टेंजेंट है, कुछ तो इस्तेमाल हो रहा होगा। हमें पता है सेंटर से टेंजेंट पे अगर जोड़ते हैं तो ये पूरा एंगल कितना 90 डिग्री का बनता है। अगर ये पूरा 90 डिग्री का बनता है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। ये मेरा रेडियस है और ये भी मेरा क्या है रेडियस। अगर ये रेडियस तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो 26, ये पूरा 90 है तो x का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 26, और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 64। y भी x के बराबर है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। क्या कहती है सेगमेंट थ्योरम, मान लो मेरे पास एक लाइन एक टेंजेंट जा रही है, इस पे कोई भी कोड बनाई मैंने, अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे मेजर सेगमेंट में ये सारे क्या होंगे भाई थीटा होंगे, इसके बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर ही, हमें x प्लस वाई पूछा है मतलब 2x का मान बताना है, तो 2 इंटू में 64 ये कितना हो गया 128 हो गया। चलें आगे, कहता है मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की दूरी d है। a और b दो पॉइंट है, डिस्टेंस d है। एवरेज स्पीड जो एक पर्सन की है a से b जाने के स्टिपुलेट टाइम में
वो है मेरे पास s, मतलब नॉर्मल तरीके से अगर वो इतना डिस्टेंस कवर करना चाहता है तो s की स्पीड से करेगा। उसे 15 मिनट ज्यादा लगते हैं अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है ना, और 15 मिनट कम लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर वो 60 की स्पीड से चलता है। तो अगर मैं बात करूं जब 40 की स्पीड से चलेगा तो मान लो उसका यूजुअल टाइम t है, तो t प्लस 15 टाइम लगेगा। 60 की स्पीड से चलेगा तो t माइनस 15 मिनट्स, इतना टाइम उसे लगेगा। तो हमें बताना है सम क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ d एंड s। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, यूनिट छोड़ दो, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप पकड़ोगे उसका सम करके अपना आंसर बता दो। क्योंकि यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो भाई कोशिश करेंगे कि भाई जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आए तो डिस्टेंस किलोमीटर के आगे का जो इसका पार्ट होगा वो लेंगे, और टाइम अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है इसी फॉर्म में, और जनरली किलोमीटर पर आवर ही स्टैंडर्ड चल रहा होता है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बार 40 की स्पीड से और एक बार 60 की स्पीड से सेम डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो रेशियो हो जाएगा 2:3 स्पीड का, तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स 3:2 होगा। टाइम का डिफरेंस कितना है आप देखेंगे, यहाँ पे 30 मिनट का गैप आ रहा है, यहाँ पे 15 मिनट ज्यादा है, यहाँ पे 15 मिनट कम, तो 1:30 के बराबर हो जाएगा। अगर 1:30 के बराबर तो 2:2 इंटू 30, ये वाली वैल्यू 60 मिनट के बराबर। 60 मिनट किसके बराबर, 1 आवर के बराबर। तो हम कह सकते हैं 60 की स्पीड से 1 घंटे में ये दूरी तय की जा रही है, तो 60 इंटू में 1, ये हो गया 60। क्या डिस्टेंस मेरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 60 किलोमीटर की दूरी है। टाइम अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस हो गया टाइम। अब देखो क्या हो रहा है, 1 घंटा 60 मिनट तब लग रहे हैं जब वो 60 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसमें क्या कर रहा है वो 15 मिनट जल्दी पहुंच पा रहा है। तो t माइनस 15 हमारा 60 के बराबर है, तो t का मान कितना होगा स्टेपुलेटेड टाइम में अगर उसे पहुंचना है, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 15। ये मिनट में है, किलोमीटर में है, तो इसे आर में कर लो, तो डिवाइडेड बाय 60 मेरे पास ये आ जाएगा, मेरे पास इसकी स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 5/4 है, 5 से काटूंगा 12, 4 48। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या बताना है, सम बताना है डिस्टेंस और स्पीड का, तो ये 60 प्लस 48, क्या ये 108 हो जाएगा। चलें आगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बताइए सोल्व करके कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई जो प्लस माइनस होता है वो सेपरेटर की तरह यूज करते हैं, तो क्वेश्चन को स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट में। ये अलग सोल्व कर लेंगे, ये माइनस आ गया, अब यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इस वाले पार्ट को अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस के दोनों तरफ है, बाकी करेंगे, और ये अलग कर सकते हैं माइनस, है ना। मैंने 3-4 पार्ट में क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया जिससे कि मैं इजीली कर पाऊँ। अब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑफ सोल्व होगा 15, फिर डिवीजन सोल्व होगा 60/15 4, और इनटू में 2 8, 9 4 जा 36, ये तो सिंपल है। इधर सोल्व करेंगे तो पहले भाई ये मैंने अलग किया था, ब्रैकेट के अंदर चीजें जा रही है, पहले अंदर वाला सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर पहले डिवाइड होगा तो 3/4 इंटू 1/2, 3/8, 8 से 8 कट जाएगा तो बचेगा 3, 12 प्लस 3 15 माइनस 4 11। अब ये ब्रैकेट भाई जस्ट है ना, इसके बाद अगर मेरे पास 7 11 और डिवीजन में यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 6 ऑफ है, ये चीजें दे रखे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल टच हो रहा है ना, इससे अलग से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं लिखा। अगर ये टच हो रहा है तो हम इसे मानते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरह ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये सबसे पहले होगा। तो 7 इंटू 11 77, फिर ऑफ और डिवीजन में ऑफ पहले सोल्व होता है, तो आप कहेंगे सर 6 इंटू में 77, और फिर डिवीजन वाला पार्ट आएगा तो आप यहाँ पे 42 लिख सकते हैं। यही आएगा पूरा सोल्व करके। इसके बाद सब्ट्रैक्शन में था, यहां से काटूंगा 7, 7 से काटूंगा 11, और ये लास्ट वाला पार्ट सोल्व करेंगे तो 4/5 इंटू में 8, तो 32/5। ये बना 25 प्लस 8 33 माइनस 6.4 0.6, कितने ऑप्शन में, चारों में ही है, 26 आएगा। चलो, कहता है हमारे पास 25,000 रुपीज है, इसे हमने 2 1/5 ईयर के लिए 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें बता दो इंटरेस्ट क्या होगा, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो
2 1/5 ईयर से ब्रेक कर लो, पहला साल, दूसरा साल और फिर 1/5 ईयर। 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज 10%, एक साल का 10% के हिसाब से 10%, और 1/5 इंटू में 10 कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी 2% इफेक्टिव इंटरेस्ट, है ना। अब सक्सेसिवली एक ये मानो पहले साल 10% वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद जो अमाउंट बना उस पर 10% वैल्यू बढ़ रही है, फिर जो अमाउंट बना उस पर 2% वैल्यू बढ़ रही है। मेरा इस तरीके से हो रहा है, मतलब 3 रेट्स आ गए, इसका सक्सेसिव आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला आप चाहें तो 3 का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाई 10,000। या तो ये फॉर्मूला लगा के आप इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, वरना दो दो की पेयरिंग कर लें। अगर ए और बी दो ही दे रखे हो तो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, इस तरीके से भी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव करना है तो 10 और 10 का आता है 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 21 और 2 का आएगा 21 प्लस 2 23 प्लस 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 42/100 0.42। क्या यही वैल्यू बनेगी? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 23.42 को, परसेंट है इंटरेस्ट निकालने के लिए, परसेंट हटा दो, जीरो हटी, एक जीरो और हटा दो, तो भाई पॉइंट को खिसका के यहां ले जाओ, सोल्व करो। अब 25 से भाई इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधी बात है 25 इंटू 2 क्या हो जाता है मेरे पास भाई, किसी भी नंबर में देखो आपके ऊपर, आप चाहे तो 25 से मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप क्या करो इनटू में 4 डिवाइडेड बाय 4। आप देखेंगे ये तो 100 बन जाएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे उधर, तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि भाई 2 3 4 2 0 डिवाइडेड बाय 4, या तो ये कर लो या 25 से मल्टीप्लाई, जो आपको आसान लगे वो तरीका। तो हमें पता है भाई ये 20 तो मेरा 4 से कटता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे दे रखा था नियरेस्ट टू इंटीजर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये 5 जा चला गया, फिर मेरे पास 8 जा चला जाएगा, फिर मेरे पास 5 जा और 5 जा, दिस विल बी माय आंसर। कहता है एक टॉय बनाना है हमें जिसमें एक सिलेंडर है, उसके एक एंड पे हमने हेमिस्फीयर जोड़ दिया और दूसरे एंड पे हमने कोन जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से कि इन सब का रेडियस कितना है 3.5, तो 7/2 लिख सकते हैं। सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10, और यहाँ पे हमें कोन की हाइट दे रखी है 6, तो हमें बताना है इसकी वॉल्यूम क्या होगी। पाई को 22/7 ले लो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो कुछ चीजें तो आपके दिमाग में आती हैं कि भाई वॉल्यूम निकालेंगे सब जगह पाई आएगा तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए 11 का मल्टीपल, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी हो, लिखा नहीं एग्जामिनर ने अप्रोक्स, लेकिन फिर भी दे सकता है। पॉइंट में जब वैल्यू चली जाए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हर बार लिखे। जनरली जब इंटीजर वैल्यू में लिखा होता है तब भी अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, बट चांसेस कम रहते हैं। पॉइंट वाले में तो 2 डेसिमल प्लेस तक दे रखा है तो अप्रोक्सीमेट हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम सोल्व करके बस इतना देखेंगे कि क्या 2 डेसिमल प्लेस में आंसर खत्म हो रहा है। 2 डेसिमल प्लेस में अगर खत्म हो रहा है तो फिर हम मल्टीपल जो भी ट्रिक्स लगानी है वो सारी लगा लेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। अगर लगेगा 2 से नहीं ज्यादा डेसिमल प्लेस पे जा रहा है तो फिर हमें अप्रोक्स करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, हमें बेसिक से करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो भाई हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई r²h, और मेरे पास कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r² और h। h डैश लिख देता हूं क्योंकि रेडियस तो सबका सेम है, इसकी हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है। पाई r² सब जगह कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2/3r प्लस यहाँ पे मेरे पास h प्लस 1/3h डैश बचेगा। सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको पता है भाई रेडियस मेरे पास क्या है 7/2, तो पाई r² की वैल्यू होती है 77/2। ये आपको पढ़ा रखा है, कई बार याद भी करवा रखा है। अगर 7 होती तो हमारे पास पाई r² होता 144। हालांकि सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2/3r कितना है मेरे पास 7/2, तो ये 7/3 बचेगा सोल्व होके। ये हाइट कितनी है मेरे पास 10 है, और 1/3 इंटू 6 करूंगा तो ये बचेगा 2। अगर आप अब ध्यान से देखेंगे 3 से क्या 77 कटता है? नहीं कटता। 7 कटेगा? नहीं कटेगा। और मेरे पास यहाँ पे ये तो इंटीजर वैल्यू है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 3 बची जाएगा, और 3 अगर डिनोमिनेटर में बच रहा है तो सोल्व करके क्या कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। पॉइंट में वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, ये दिख रहा है। अगर मैं 2 का भी देखूं तो इसे सिंप्लीफाई अगर मैं इस वाले स्टेप को कर दूं तो ये 12 है 36 43, यहाँ पे है 77, और डिवाइडेड बाई मेरे पास 2 इंटू 3 6 बचा। क्या 6 2 से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 3 से कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 6 आएगा।
अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो पूरा सोल्व करो वरना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भाई 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 ही आएगा, है ना, वरना 0 होगा तो पूरा कट जाएगा, या 6 होगा कट जाएगा। अगर यही आएगा तो आपको पता है अगर 1 रिमाइंडर होता है तो 1/6 क्या होता है भाई, 0.166। ऐसे 2/6 क्या होता है, 0.33, 3/6, 4/6, ये सारी वैल्यूज आपको पता है। अब आप इनके अगर ये वैल्यूज भी पता है तो आप ये देख लो, यहां पे मेरे पास क्या है, 3/6 करोगे तो 0.5 हो जाता है ना। तो 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर तक भी अगर मैं जाता हूं तो 0.5 तक पहुंच गया। 166 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 21 मतलब 166, 0.3 और 0.5, 26 है, 21 है, 41 है, ये तीनों में से 5 से कम के हैं, तीनों में से कोई भी आंसर नहीं बन सकता, यही आंसर बन सकता है। वरना आपको पता आगे जाके एक 5/6 होता है जो होता है 0.8333, है ना, 0.83 नियरेस्ट दे रखा है, तो ये आंसर होगा। और नहीं भी सोच पा रहे इतना तो बेसिक से कर ही लो, बट ये चीज बहुत जगह काम आती है। और अगर आपको निकालना है रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ये मैनुअली नहीं करना। आप क्या होंगे सर, 77 को अगर 6 से डिवाइड करूं, 72 कट जाएगा, 5 रिमाइंडर बचा। 43 में 1 रिमाइंडर बचेगा, 5 × 1 5 रिमाइंडर बचेगा। 5/6 मुझे पता है लास्ट में बच जाएगा, यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू प्लस 5/6 बचेगा, तो ये होता है 0.833, तो पॉइंट के बाद आएगा 833। अगला सवाल मेरे पास कहता है, एक मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 540। एक टावर को अगर इसके टॉप से देखें तो 30 डिग्री एंगल है, बॉटम से देखें तो 60 डिग्री एंगल है, और हमें क्या बताना है कि भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी क्या है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 60 डिग्री होता है तो ये वाला बेस का √3 टाइम हो जाता है मेरे पास हाइट x √3। ऐसे अगर ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है तो ये x है, 30 डिग्री है तो ये बेस का डिवाइडेड बाय √3 टाइम बनती है हाइट इस ट्राइंगल में। अगर हम देखें, हमें ये वाली दूरी पता है कितनी है, 500 है। किसका मान बताना है, x का। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, x √3 में से, इस पूरे में से अगर मैं ये हटा दूं, x/√3 हटा दूं, तो ये किसके बराबर, 540 के बराबर हो जाएगा। x को कॉमन लिया, 3 - 1 2/√3, ये 540 के बराबर होगा। यहां से काटेंगे 2 × 270, और यहाँ पे ये 270 √3 हो जाएगा। 270 √3 है, ऑप्शन में नहीं है, पॉइंट में दे रखे हैं बड़े बा। √3 क्या होता है, 1.732 जनरली लेते हैं। लास्ट के 2 डेसिमल प्लेसेस पे भी वैल्यू सेम है और हमें पता है अप्रोक्सीमेट है, तो बेटर है पूरा सोल्व कर दो। 27 का टेबल इतना भी मुश्किल नहीं है ना। और हमें नहीं पता भाई कितने डेसिमल प्लेसेस तक इन्होंने लिया है, 1.732 तक लिया है या आगे भी लिया है। हालांकि ये 0 हटाओगे तो आप देखोगे कि पॉइंट यहाँ पे किसका सकते हो, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर 1.732 लेते हैं तब आएगा। तो फिर आपके दिमाग में ये चीज चल सकती है कि भाई 27 है, 9 का मल्टीपल देख लो, 4 ऑप्शन में आंसर आएगा। बट वो सब चीजें रिस्की हैं। सबसे बेस्ट तरीका है पूरा मल्टीप्लाई करने में। कितना टाइम लगेगा यार 27 से इसे मल्टीप्लाई करने में, 2 जा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 8 कैरी फॉरवर्ड, 189, 8 7, 19 कैरी फॉरवर्ड, 4 6, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 467.64, ये आंसर आ गया। चलें आगे। कहता है हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन की कीमत 60, मोबाइल फोन से 60% ज्यादा है कंप्यूटर की कीमत। तो मोबाइल की 10 है तो 60% इसका 6 हो गया, तो ये कंप्यूटर की कीमत हो गई 16। आगे कहता है कि भाई कॉस्ट कंप्यूटर की डिक्रीज हो गई 20% से, इसका 20%। आप चाहो तो यहाँ पे एक और 0 लगा दो जिससे सिंप्लीफाई हो जाए, तो 16 2 जा 32, ये कम हो गया। अगर मैं बात करता हूँ फोन की कीमत कितनी बढ़ गई 25% से, इसका 25%, 100 का तो 25 ही होगा, ये चेंज आया। हमें बताना है परसेंटेज टोटल कॉस्ट में क्या होगा, कितने के, 3 मोबाइल फोन चाहिए हमें और 2 कंप्यूटर चाहिए। तो ओरिजिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में जो नई कॉस्ट है वो कितने % ज्यादा या कम होगी, ये बताना है। कैसे करेंगे आप ये बताओ मेरे पास, 3 इंटू में 2.5 कितने का टोटल प्राइस पे कितने का चेंज आएगा मेरे पास, 2.5 25 सॉरी 2.5 नहीं है 25 मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई। 3 डिवाइसेस पे नेट चेंज आएगा 25 इंटू 3 75 का। यहाँ पे 32 रिड्यूस हो रही है 2 डिवाइसेस पे, तो 64 का चेंज आएगा नेगेटिव में। तो नेट चेंज इतने का हुआ प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से,
3 मोबाइल और 2 कंप्यूटर पे। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 3 मोबाइल की 300 हो गई, इसकी 320 हो गई, तो ये 620 हो गया मेरे पास, और इनटू में 100%। दिस विल बी माय आंसर। यहां से काटेंगे 11, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पे 5 रख सकते हैं और 31 आ जाएगा 2 से और काट के। ये आ गया 55/11 31, तो ये बन जा 31 240 अप्रोक्सीमेटली 8 से थोड़ा सा कम 7 कुछ जाएगा, 7 कुछ तो ऑप्शन में है ही नहीं। चलो, कहता है मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर पीस है कार्डबोर्ड का, जिसकी हर एक साइड मेरे पास 20 दे रखी है। उसके ना कॉर्नर पे 4 सेंटीमीटर के कट लगे हुए हैं। हैज अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर कट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स। हर एक कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के कट लगे हुए हैं। अब यहां पे ध्यान से समझना, 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट्स लगे हुए हैं। अब इसमें दो चीजें बनती है। अगर यहाँ पे देता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैं कहता भाई जो स्क्वायर कट लग रहे हैं उसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 क्रॉस 2 के कट लगे होंगे। लेकिन अगर 4 सेंटीमीटर लिखा है तो मेरे को समझ में आता है भाई ये साइड की बात कर रहा है स्क्वायर कट की, तो जो कट लगे होंगे वो 4 क्रॉस 4 के लगे होंगे। क्या इतनी पार्ट क्लियर हो गया? अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो आप यहां से एलिमिनेट करेंगे क्या, यहां पे आप कट लगा देंगे 4 क्रॉस 4 के। तो मान लो एक कट ये लगाया, एक कट ये लगाया, ऐसी एक कट यहां लग गया और एक कट यहां लग गया। तो जो मेरे बॉक्स के पास मेरे पास अवेलेबल एरिया है वो अंदर अंदर का है, ये बाहर का बाउंड्री हट गई। अब कहता है जो रिजल्टिंग फ्लैप है उसे ऊपर करें, जिससे कि मेरे पास जो एक बॉक्स बन गया 4 मीटर डीप का। तो हमें बताना वॉल्यूम क्या होगी। अब ध्यान से समझना, यहां पे मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। मैं अगर इसे यहां से मिला दूं, हमारे पास कौन कौन सा रीजन बचा हुआ है आप देखेंगे। एक्चुअल रीजन मेरे पास ये जो मैंने ऑरेंज से बनाया यही वाला रीजन है, बाकी ग्रीन वाला तो हट गया। अब ये क्या था, 4 क्रॉस 4 के हमने क्या लगाए थे, स्क्वायर कॉर्नर कट किए हुए थे, तो इसकी विड्थ हो गई 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और मेरे पास ये भी 4 होगा। कुछ इस तरीके से चलने वाला है। अब इसे ये फ्लैप्स कहते हैं, इस चीज को, कि ये फ्लैप बन गए मेरे पास। अब इसे फोल्ड कर दोगे आप तो आप देखेंगे एक बॉक्स टाइप बन जाएगा मेरे पास। बेस तो मेरे पास ये रहेगा, लेकिन अगर आप इसे फोल्ड कर देंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक बॉक्स टाइप बन जाएगा, जो जिसकी विड्थ क्या हो जाएगी, मतलब ये हाइट क्या हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी डीप, और ये कुछ रीजन ये है और ये है। अगर ये वाले रीजन की बात करें पूरा 20 था, 4 यहां से कम होगा 4 यहां से, तो क्या ये 20 - 2 इंटू में 4, ये वाली वैल्यू कितनी रह जाएगी 12। और ऐसे ही इस साइड भी ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी 12, 2 4 4 के कट रहे हैं। तो मेरे पास अब इसकी वॉल्यूम बताओ। आप कहेंगे सर ये 12 है, ये 12 है, और यहाँ पे ये इसकी हाइट कितनी है 4 है, तो एक जो बॉक्स होगा इसकी वॉल्यूम होगी 12 इंटू 12 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबॉइड बन गया ना, यही होगी। फर्दर ब्रेक करना है तो आप इसे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 24 का स्क्वायर है ना, 12 इंटू 2 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये समझाने के लिए मैंने पूरी कहानी आपको समझाई करी, बट एग्जामिनेशन में अगर ऐसा सवाल हो कि भाई 4 कॉर्नर काट दिए हमने, फिर उसके बाद जो एरिया बचा फ्लैप्स को मोल्ड दिया और हमने एक वॉल्यूम प्रोड्यूस करी, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आपने कहा भाई मेरे पास जो पहला कार्डबोर्ड था उसकी साइड थी 20, अगर मैं 4 सेंटीमीटर वाला कट कर रहा हूं तो 4 सेंटीमीटर मेरा 2 साइड से जाएगा स्क्वायर की लेंथ में, इधर से भी और इधर से भी। तो मेरे पास जो फाइनल जो लेंथ बचेगी, जो डब्बा बनेगा उसकी लेंथ बचेगी, वो कितनी होगी 20 - 2 इंटू में 4 बचेगी, और यही मेरी क्या होगी विड्थ भी होगी। तो जब डब्बा बनाऊंगा तो उसका बेस क्या होगा भाई, ये लेंथ है और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बेस बन गया। और हाइट कितनी होगी भाई, जितना आप यहां से ये कट कर रहे हैं,
तो इनटू में 4, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले की तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सोचना है कि हाँ हम इस तरीके से करना। बच्चे कर तो लेते हैं, बस ये 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। सब कुछ सही करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आंसर गलत निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं इसकी साइड को a मान लूं और फाइनल साइड ये मैं मान लेता हूं, चलो मेरे पास x है, तो फॉर्मूला क्या बना, a माइनस 2x इंटू में x और इसका होल स्क्वायर। अगला सवाल मेरे पास इस ग्राफ में क्या दे रखा है, इनकम और एक्सपेंस दे रखा है 2017, 18, 19 और 20 का, थाउजेंड्स में एक फैमिली का। हमें बताना है कि भाई लास्ट के 2 सालों की जो सेविंग है वो कितने % कम या ज्यादा है पहले 2 सालों की सेविंग से। तो हमें पता है भाई इनकम माइनस एक्सपेंस क्या होता है, सेविंग होता है, और यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस दे रखा है। तो भाई सबसे आखिरी साल की सेविंग क्या होगी, 36 में 33 घटाया 3, ये आ गया मेरे पास डिफरेंस 6। यहाँ पे कितना आया भाई मेरे पास 4, और यहाँ पे भी 4 आया। तो भाई लास्ट के 2 सालों की सेविंग कितनी है, 6 + 3 9, पहले 2 सालों की सेविंग कितनी है 8। हमें बताना है कितने % कम या ज्यादा है, तो इससे पिछले सालों से कंपेयर करना है ना नए वाला, तो 1 ज्यादा है तो 8 पे, तो 1/8 कितना होता है 12.5%, वरना 100% से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं। चले आगे, कहता है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो ट्वाइस है, नहीं, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका इंटीरियर एंगल ट्वाइस है उसके एक्सटीरियर एंगल के। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी होंगी, कितनी होंगी। कौन सी फिगर में ऐसा होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। हेक्सागन ऐसा फिगर होती है भाई, एक्सटीरियर एंगल 60 होता है, इंटीरियर एंगल 120, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, हेक्सागन की 6 साइड होती हैं। वरना बेसिक अप्रोच आप पढ़ते हैं भाई, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। अगर इंटीरियर डबल हो गया एक्सटीरियर एंगल के तो 2e + e 180, और 3e 180 के बराबर, तो एक्सटीरियर एंगल 60 के बराबर। अगर एक्सटीरियर एंगल 60 के बराबर तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल जो है 60, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6। मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ट्रेपीजियम गिवन है कुछ इस तरीके से कि जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, एक 25 दे रखी है, एक 13 दे रखी है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल दे रखी हैं, एरिया दे रखा है 228। तो हमें बताना है नॉन पैरेलल साइड की लेंथ क्या रही होगी। कैसे करते हैं, आपको पता है यार कि अगर मेरे पास, या इस ट्रेपीजियम को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, अगर 2 साइड इक्वल हो जाए मेरे पास जो नॉन पैरेलल है उसे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोला जाता है। आप उसमें अगर हाइट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों हाइट तो आपकी ट्रेपीजियम में, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल होती है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों साइड पैरेलल है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये वाली दूरी 13 हो जाती है ना। ये एंगल देखेंगे, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को, तो राइट एंगल, ये साइड दोनों, क्योंकि रेक्टेंगल था तो ये भी एच है, ये भी एच है, ये साइड क्या आ गई, कॉमन आ गई, और ये इक्वल हो गई। तो आरएचएस साइड से ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या बन जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई ये वाली दूरी और ये वाली दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो अब मेरे को अगर इसकी क्या बतानी है, ये वाली साइड बतानी है, तो आप कहेंगे सर अगर हाइट मिल जाए और ये वाली दूरी मिल जाए तो मैं ये बता सकता हूँ। ये वाली दूरी तो आप x इजीली निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर ये 13 है ना, प्लस 2 इंटू एक्स, x ये 25 के बराबर, x का मान 12/2 6। हाइट निकालनी है, हाइट कैसे निकालेंगे, अगर मुझे एरिया गिवन है तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, और ये किसके 228 के बराबर दे रखा है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना 38, 2 से काटा 19, 1 जा 38, 2 जा कट गया, हाइट आ गई 12। अब देखो हाइट 12 है, ये 6 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 6 दोनों में मल्टीपल आ रहा है तो 6 को कॉमन ले लिया, तो ये 1 जा है और ये 2 जा है, इनके स्क्वायर का सम कर दो, तो 6√5। दिस विल बी माय आंसर। कहता है एक्स और वाई के पास मिला के कितने 1800 रुपए हैं। 3/5 जो अमाउंट एक्स के पास है उसमें से अगर हम 200 को कम कर देते हैं
तो ये बराबर हो जाता है हाफ ऑफ y के। तो आपको बताना है x के पास कितने पैसे हैं, x का अमाउंट बताना है। तो भाई सबसे पहले y की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 यहां से हटा के मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और ये y की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे x की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, सोल्व कर लेंगे आप कहेंगे सर पहले तो x था ही, ये वाली वैल्यू कितनी 6x + 5 - 400, और ये किसके बराबर 1800 के। तो ये इधर तो 2200 हो जाएगा, इधर करूंगा 5 और 6 11x/5, 11 से काटा 200, 200 इंटू में 5, x का मान कितना हो गया। चले आगे, क्वेश्चन में कहता है राहुल ने एक बिजनेस की शुरुआत करी कितने अमाउंट से 40 लाख से जनवरी 2024 में। अब 40 लाख तो भाई बहुत ज्यादा जीरो है तो मैं लिखूंगा नहीं ऑब्वियसली। 8 महीने के बाद समीर ने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया 3 लाख की कैपिटल, 30 लाख की कैपिटल से। दिसंबर 2024 के अंदर राहुल की फॉर्मर क्लासमेट प्रिया ने भी बिजनेस स्टार्ट करा, इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और उसका जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो हमें बताना है 3 साल के बाद फ्रॉम द डेट जब राहुल ने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। सीधा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 लोग हैं मेरे पास, राहुल है, उसके बाद उसका फ्रेंड समीर आया और फिर प्रिया आई। इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 40 लाख है, 30 लाख है, तो 4:3 लिख सकता हूँ, रेशियो चाहिए होता है हमें इन्वेस्टमेंट का। और जो इसके फ्रेंड प्रिया आई उसने कंबाइंड इन दोनों के सम के बराबर इन्वेस्टमेंट करी, हो गई 7। टाइम की इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम की बात करेंगे तो राहुल ने स्टार्टिंग से लेके उससे ही हम चेक कर रहे हैं 3 साल तक बिजनेस चलाया, तो 3 साल होगी राहुल का। फिर उसके महीनों में दे रखा है कुछ कि भाई जो उसका फ्रेंड है उसने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया समीर ने, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 × 12 = 36 मंथ्स होते हैं, तो मंथ वाइज चलते हैं। तो राहुल ने 36 मंथ्स के लिए पैसा निवेश किया। इसके फ्रेंड ने 8 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 8 महीने घटा दो, 28 मंथ्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। और अगर हम बात करते हैं प्रिया ने कब ज्वाइन किया बिजनेस में, इसने दिसंबर 2024 में किया, बिजनेस की शुरुआत हुई थी जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2025 में 1 साल हो जाता। 1 साल होने से 1 महीने पहले उसने ज्वाइन कर लिया, तो टोटल 3 साल तक बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो 2 साल तो पूरे मिलकर और 1 साल और 1 महीना और पहले ज्वाइन, तो 2 साल 1 महीना प्रिया ने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो 2 × 12 + 1, ये क्या 25 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम आ गया, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। 4 × 36 144 है ना, ये 84 और ये 175। ऑप्शन कुछ कट रहा है इसमें, ऑप्शन में ये तीनों ही एडिटिव दिख गया मुझे, तो यही आंसर होगा। कहता है जो रेशियो है पी और क्यू की सैलरी का और उनकी सैलरी के डिफरेंस का, सम और डिफरेंस का, वो 7:1 है। ऐसी कहता है जो रेशियो है मेरे पास Q और R की सैलरी के सम का और उनके डिफरेंस का, ये भी 7:1 है। P की सैलरी बड़ी है Q से, Q की बड़ी है R से, तो अगर तीनों की कंबाइंड सैलरी 1,11,000 है, तो Q की सैलरी बता दो क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे आप, पहले तो भाई ये चीज देखो कि P + Q पॉजिटिव आना चाहिए, सम बिल्कुल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दे रखा है। P - Q क्या पॉजिटिव आएगा, P की सैलरी बड़ी है Q की सैलरी से, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हमने जो चीजें लिखी हैं सही लिखी हैं, वरना कई बार डिफरेंस वाले केस में क्या होता है, जैसे सम दे रखा है P और Q का और डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार Q + P Q - P, राइट। तो लेकिन हमने सारी चीजें अपने हिसाब से सही लिखी। इधर देखोगे तो Q बड़ा है R से, तो Q - R है, पॉजिटिव, सम तो पॉजिटिव हो गई। इसे सोल्व करके आप क्या P रेशियो Q रेशियो R निकाल सकते हो, फिर क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तब भी 7P 1P 6P रह जाएगा, 7 और 1 8Q हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 8/6 P और Q का रेशियो निकाल सकते हो। अदरवाइज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम पढ़ते हैं, वो लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर P + Q P - Q पे अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है तो P/Q बचता है मेरे पास पढ़ा हुआ है। इस पे लगाओगे तो भाई 7 है, पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 8 मेरे पास क्या आएगा 6 आएगा, जिसे मैं 4/3 लिख सकता हूँ। सेम रेशियो यहाँ पे भी दे रखा है, तो Q/R भी मेरे पास क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या है, Q भाई यहाँ पे 3 रेशियो, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी Q है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 से गुना दोनों जगह, यहाँ पे 4 से गुना,
तो मेरे पास यहाँ पे P रेशियो Q रेशियो R क्या आ जाएगा, 16, 12 और 9। अगर ये वैल्यू बन गई, कंबाइंड कितना हो गया 28 और 9 37, ये किसके बराबर 1 1 1, उसके बाद कुछ जीरो दे रखे हैं। 37 इंटू 3 होता है 1 1 1, हमें पता है। हमें Q का मान बताना है तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, 36 के बाद 0 0, ये आंसर हो गया। चलें आगे। यहां पे दे रखा है हमारे पास 85 16 ईयर ओल्ड बच्चे हैं। इस ग्राफ के अंदर हमें ये डेटा दे रखा है कि भाई कितनी सर्विंग लेते हैं वो फ्रूट की एक दिन के अंदर। जैसे ऐसे बच्चे जो पूरे दिन में एक बार भी फ्रूट नहीं खा रहे वो 18 है, जो एक बार फ्रूट लेते हैं वो 12 है, ऐसे ही जो 5 बार फ्रूट लेते हैं वो 7 है। इस तरीके से डेटा दे रखा है। सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल मिला के कितने हैं भाई, मेरे पास 85 है। हमसे क्या पूछा है, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो 5 और मोर सर्विंग लेते हैं एक दिन में। तो 5 या 5 से ज्यादा, तो ये सारे बच्चों का पूछा है। 5 लेने वाले 7, फिर 7 5 12 16 और 2 18, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो 5 या 5 से ज्यादा सर्विंग लेते हैं। टोटल कितने थे 85, परसेंटेज में बताना है तो 18/20, 85 इंटू में 100%। 5 से काटोगे 7 20, 360 डिवाइडेड बाय 17 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, फिर 20, फिर 1 जा और फिर 30, तो 1 जा 21.1 समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। चलिए, सो दिस वाज इट, दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, क्वेश्चंस अच्छे थे इस बार टेस्ट मॉक के अंदर, आपको समझ में आया होगा एग्जामिनेशन में कैसे करना है इजीली। मतलब जिस बच्चे की तैयारी अच्छी उसे भी 25 से 30 मिनट इस मैथ्स के पेपर को करने में गए होंगे आराम से। तो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस हमें बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए अगर आपके बेसिक्स कवर हो चुके हैं तो आरबी के कॉम्बो टेस्ट सीरीज से जुड़ के न्यू टारगेट ग्रुप 16 मार्च से स्टार्ट होगा, इसे ज्वाइन कर पाएंगे और अपना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस का रूटीन बन जाएगा, आपका पढ़ने का रूटीन सही हो जाएगा। वो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज कॉम्बो टेस्ट सीरीज में रूटीन भी फॉलो नहीं करते तो सारे टेस्ट आपको फुल लेंथ टॉपिक वाइज सब कुछ मिल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। जहां पे आपके प्रिपरेशन के गैप्स हैं वो मिल जाएंगे, कहां गलतियां कर रहे हो आप, क्या क्या चीजें छुटी भी हैं, और वो सब एक बार कवर हो गया तो एग्जामिनेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ये आरबी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये कॉम्बो टेस्ट प्लान भी ऑप्ट कर सकते हैं, वरना पेड क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्सेज हैं। जैसे बिगिनर बच्चा, अगर आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी, कई बार आपको लगता है यार मैं प्री तो कर लूंगा लेकिन मेंस में मेरे को क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, बेटर है प्री के टाइम पे अच्छा सीखो, एक बार डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओ जिससे कि मेंस में आपको दिक्कत ना आए। तो ऑफिसर बैच अगर आप ऑप्ट करेंगे तो प्री प्लस मेंस की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी एक ही सिंगल प्लान के अंदर। इसके अंदर कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, मैथ्स की मेरी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी तो वो आप कर सकते हैं परचेज। बाकी मैथ्स का इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है और क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ शीट सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। चलिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं, टेक केयर एंड जय हिंद।